अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इजी केमिस्ट्री चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। तो चलें डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री की ब्रांचेस कल हमने इसके लेक्चर में डिस्कस की थी, जिनमें से सबसे पहली हमने पढ़ चुके हैं जी फिज़िकल केमिस्ट्री। सेकंड पे हमने इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखी थी, और इसके अलावा जो थर्ड ब्रांच कल हमने पढ़ी थी वो आपके पास कौन सी थी जी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये तीन ब्रांचेस केमिस्ट्री की कल हमने डिस्कस की थी। आज हम जो है वो इसकी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं। इसकी फोर्थ ब्रांच है जी बायो केमिस्ट्री। बायो केमिस्ट्री है, इसमें जो वर्ड बायो है इसका मतलब होता है लाइफ। लाइफ यानी इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। यानी इस ब्रांच में हम लोग डिस्कस करेंगे तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके अलावा हम इनकी कंपोजिशन देखेंगे और हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनका भी मुताला करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे कि बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर, उनकी कंपोजिशन और उनके केमिकल रिएक्शंस का मुताला किया जाता है। ठीक है, उसको हम लोग नाम दे देते हैं जी बायोकेमिस्ट्री। और इसमें हम लोग देखते हैं कि जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स, बायो मीन्स लाइफ। ठीक है, मतलब वो मॉलिक्यूल्स जिनसे एक पूरी लाइफ बनती है उसे हम नाम देते हैं बायो मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ये बायो मॉलिक्यूल्स इनकी सिंथेसिस कैसे होती है, यानी ये कैसे बनते हैं, और इसके अलावा हम इनके मेटाबॉलिज्म को भी देखते हैं। ठीक हो गया, यानी कि जितने भी बायो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी हम सिंथेसिस देखते हैं और उनका मेटाबॉलिज्म यानी उसमें होने वाली चेंजेस का मुताला जो है वो भी हम जो है वो किस में स्टडी करेंगे, बायो केमिस्ट्री में करेंगे। ठीक है, अब बायो मॉलिक्यूल्स हो कौन से सकते हैं, किन से हमारी लाइफ बनती है। इनमें हमारे पास आ जाते हैं जी कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा जितने भी प्रोटीन्स और फैट्स वगैरह। ठीक हो गया, ये तमाम चीज़ें हमारे पास बायो मॉलिक्यूल्स में आती हैं क्योंकि इनसे हमारी लाइफ बनती है। ठीक है, तो इन तमाम बायो मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस और इनके मेटाबॉलिज्म का मुताला जो है वो हम किस में करते हैं जी, बायो केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, तो बायो केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस कहाँ पर है, यानी इसको हम लोग कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी एप्लीकेशंस में हमारे पास आ जाता है जी सबसे पहले मेडिसन के पेशे में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम जितनी भी फूड साइंसेस हैं, ठीक है, उसमें भी बायो केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं, और जो भी एग्रीकल्चर है उसमें भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं जी बायो केमिस्ट्री को। ठीक हो गया, यानी कि जो हमारे पास इसकी फोर्थ ब्रांच है बायो केमिस्ट्री, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर, उनकी कंपोजिशन और उनके केमिकल रिएक्शंस का मुताला करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जितने भी बायो मॉलिक्यूल्स हैं, बायो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स जिनसे हमारी लाइफ बनती है। ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स कौन से हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकती हैं, फैट्स वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बायो मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस कैसे होती हैं, ये बनते कैसे हैं। ठीक है, और इनका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी हम लोग डील करेंगे बायो केमिस्ट्री में। ठीक है, तो बायो केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस कहाँ पे हो सकती हैं, इसकी एप्लीकेशंस हो सकती हैं जी मेडिसिन में हो सकती हैं, फूड साइंस में हो सकती है और एग्रीकल्चर में हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी ब्रांच है जी
इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं जी मैन्युफैक्चरिंग वर्ड का मतलब होता है तैयार करना। ठीक है, केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल, यानी कि कमर्शियल स्केल पे तजारती पैमाने पर जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग डील करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं सबसे पहले जी बेसिक केमिकल्स। बेसिक केमिकल्स जो हैं ये आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं? ये आपके पास हो सकती है जी ऑक्सीजन हो सकता है, आपके पास कोई भी अमोनिया हो सकता है, जो हम आम तकरीबन हर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जी नाइट्रिक एसिड हो सकता है, नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। इसके अलावा आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है H2SO4, जिसको हम किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम कहते हैं जी किंग ऑफ केमिकल्स। ठीक है, तो बेसिक केमिकल्स ETC आपके पास मज़ीद भी होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक केमिकल्स हैं। इन बेसिक केमिकल्स को हम आगे जो है वो इस्तेमाल करते हैं एज रॉ मटेरियल। इसको हम लोग रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल के तौर पर हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं जी? इसको मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। ये तमाम बेसिक केमिकल्स रॉ मटेरियल के तौर पर कहाँ इस्तेमाल करते हैं? इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, अब वो इंडस्ट्रीज़ आपके पास कौन कौन सी हो सकती हैं? आपके पास हो सकती है जी सोप इंडस्ट्री हो सकती है, इसके अलावा आपके पास पेपर इंडस्ट्री हो सकती है, हम जो फर्टिलाइज़र्स बनाते हैं, ठीक है, उस इंडस्ट्री में भी हम इन बेसिक केमिकल्स को इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा पेंट वगैरह, ठीक है, जितने भी पेंट्स हैं उनकी इंडस्ट्रीज़ में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया, तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमने क्या की है कि जितनी भी केमिकल कंपाउंड्स हैं उनकी जो तजारती पैमाने पर यानी कमर्शियल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनको तैयार किया जाता है, उसको हम लोग नाम देते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का। ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम लोग बेसिक केमिकल्स बनाते हैं। वो बेसिक केमिकल आपके पास ऑक्सीजन, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, इन बेसिक केमिकल्स को हम इस्तेमाल करते हैं एज रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल के तौर पे कि जिस रॉ मटेरियल्स को हम आगे नेक्स्ट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करेंगे, वो इंडस्ट्रीज़ में आप कोई भी चीज़ तैयार कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सोप, पेपर, फर्टिलाइज़र्स और पेंट्स वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है जी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक हो गया, अब जो वर्ड इन्वायरमेंट है उसका क्या मतलब होता है? माहौल। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द माहौल का मुताला किया जाएगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं जी कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के इन्वायरमेंट कौन से अज्जा से मिलके बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ का जो इफ़ेक्ट होता है, इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो हम लोग बात कर रहे थे जी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की। ठीक है, जिसमें हमने कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट देखा था और इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट के ऊपर जो भी हमारी एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, वो कैसे इफ़ेक्ट करती हैं, वो भी मुताला हम किस में करेंगे? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में करेंगे। ठीक है, इससे हमें एक तो ये पता चलता है कि हम अपने इन्वायरमेंट की इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इम्प्रूवमेंट के बारे में पता चलता है, और हम इसकी प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं। हमने इसकी प्रोटेक्शन करनी है जी पोल्यूशन के अगेंस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन। जितनी भी आलूदगी है
उसके अगेंस्ट हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। यानी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में एक तो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हो गए, दूसरा ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो भी हैं उनका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असरात होते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि हम अपनी इन्वायरमेंट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और पोल्यूशन के अगेंस्ट हम इसकी कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम लोग डील करते हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में। इसके अलावा हम देखते हैं जी इसमें न्यूक्लियर प्रोसेसेस, यानी न्यूक्लियर के अंदर जो है वो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, और हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज़ का भी मुताला करते हैं, ठीक है। यानी हम डेफिनेशन करेंगे कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करेंगे, हम न्यूक्लियर प्रोसेसेस को स्टडी करेंगे और हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को डील करेंगे, उसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री का, ठीक है। हम इसमें देखते हैं कि एटॉमिक एनर्जी यानी एटम से जो एनर्जी हमें हासिल होती है, ठीक है, हम उस एनर्जी को कैसे हासिल करते हैं और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ में। यानी जो भी एटॉमिक एनर्जी है हम उसको डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। और हम लोग इसमें जो है वो देखते हैं कि जितने भी केमिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं ड्यू टू एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जज़ब होना, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, यानी रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन का क्या केमिकल इफ़ेक्ट हो सकता है प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर। यानी जितने भी केमिकल इफ़ेक्ट्स हमने देखने हैं कि अगर रेडिएशन जो हैं ये एब्जॉर्ब हो जाएं प्लांट्स में और एनिमल्स में, ठीक है, तो इनकी क्या केमिकल इफ़ेक्ट्स इनके ऊपर हो सकते हैं, ठीक हो गया। हम जी इसके देखते हैं कि इसकी हम लोग फर्दर एप्लीकेशंस यानी इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशंस अगर हम इस ब्रांच की देखें तो सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं जी, जिसे हम लोग नाम दे देते हैं रेडियो थेरापी का। इसके अलावा सेकंड हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं प्रिजर्वेशन वर्ड का मतलब होता है महफूज करना ऑफ फूड को प्रिजर्व करने के लिए, महफूज करने में भी हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा थर्ड हम लोग देखते हैं जी जनरेशन यानी पैदा करना, ठीक है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी न्यूक्लियर प्रोसेसेस हैं उनसे हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट कर सकते हैं, तो ये एप्लीकेशन जो है ये भी किस में आएगी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आएगी, ठीक हो गया। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हमने देखा कि जितने भी रेडियो एक्टिविटी है या न्यूक्लियर प्रोसेसेस हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी किस में आएंगी जी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आएंगी, ठीक है। हम इसमें देखते हैं कि एटॉमिक एनर्जी हम कैसे हासिल कर सकते हैं, उसको डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये जितनी भी रेडिएशंस हैं ये प्लांट्स में एब्जॉर्ब हो जाएं, एनिमल्स में एब्जॉर्ब हो जाएं, तो उसका क्या केमिकल इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक हो गया। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री के एप्लीकेशंस में हम सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं यानी रेडियोथेरापी में। इसके अलावा फूड को प्रिजर्व करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट हमारी लास्ट ब्रांच है जी एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले जो है सेपरेशन करते हैं। सेपरेशन मीन्स अलग करना, और उसके अलावा हम एनालिसिस करते हैं, तज्जिया करते हैं सैंपल का। ये हम लोग
किसका कर रहे हैं जी? सैंपल का। आपको जो भी नमूना दिया जाता है, सैंपल दिया जाता है, आपने सबसे पहले उसको सेपरेट करना होता है, उसके बाद आपने उसका एनालिसिस करना है। ये हम करते क्यों हैं? ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें, शिनाख्त कर सकें उसके कंपोनेंट्स को। कंपोनेंट्स अज्जा को कहते हैं, ठीक है। यानी आपको कोई भी 2 या 3 चीज़ें मिक्स करके दे दी जाएं, वो आपके पास होगा सैंपल, ठीक है। आपको कहा जाए कि आपने इस सैंपल को जो है वो एनालाइज करना है, आपने बताना है कि ये कौन सी चीज़ों से मिलके बना है, वो कौन सी 2 या 3 चीज़ें जो मिक्स की हैं वो हैं कौन सी, ठीक है। तो आपने उस सैंपल को सबसे पहले सेपरेट करना है। सेपरेट करने के बाद आपने उसका एनालिसिस करना है ताकि हमें उसके कंपोनेंट्स का अंदाज़ा हो सके, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास एनालिसिस है वो 2 तरह का होता है। टाइप्स होती हैं एनालिसिस की, 2 टाइप्स हैं, जिनमें से सबसे पहली टाइप आ जाती है जी क्वालिटेटिव एनालिसिस, और सेकंड टाइप आपके पास आ जाती है जी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव, क्वालिटी वर्ड, ठीक है, यानी इसमें हम लोग क्वालिटी चेक करते हैं, या हम कह सकते हैं कि जी हम आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिटी करते हैं, ठीक है। यानी कंपोनेंट्स की हमने क्वालिटी चेक की या हमने उसको आइडेंटिफाई किया, वो हो जाएगा कौन सा एनालिसिस? क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी वर्ड्स से है, ठीक है। क्वांटिटी यानी हम उसकी मिकदार देखते हैं कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो कितनी मिकदार में है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, वो हो जाएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग जो है इसका स्कोप देखते हैं। इसका स्कोप हमारे पास होता है जी फूड में भी, वाटर में और इन्वायरमेंटल एनालिसिस में। इसके अलावा जितने भी क्लिनिकल एनालिसिस होते हैं, ठीक है, जितने भी क्लिनिकल एनालिसिस होते हैं उसमें भी हम लोग इसके स्कोप को देखते हैं, ठीक है। तो हमारी जो लास्ट ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन सबसे पहले करेंगे कि सैंपल की सेपरेशन और एनालिसिस की जाती है ताकि हमें उसके कंपोनेंट को का अंदाज़ा हो सके, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। तो एनालिसिस की 2 टाइप्स होती हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है और क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है। जो है क्वालिटेटिव, उसमें हम क्वालिटी चेक करते हैं, यानी आइडेंटिफाई करते हैं कंपोनेंट्स को, कि अगर फ़र्ज़ करें आपको 2 चीज़ें मिक्स करके दी गई हैं तो आप उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये 2 चीज़ें ये वाली हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव में हम उसकी क्वांटिटी देखते हैं कि फ़लाँ जो हमारे पास सब्सटेंस है वो इतनी क्वांटिटी में है, सेकंड वाला जो है वो कौन सी क्वांटिटी में है, तो वो सोन आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग जो है वो फूड को भी एनालिसिस करते हैं, इसमें ये स्कोप है इस ब्रांच का, ठीक है। वाटर को एनालिसिस किया जाता है कि इसमें कोई पोल्यूशन वगैरह तो नहीं, ठीक है। इन्वायरमेंट में भी किया जाता है और क्लिनिकल एनालिसिस भी किया जाता है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है, जिसमें हमने जो है केमिस्ट्री की ब्रांचेस को कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह कल को हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।